कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे नहीं जा सकती, या वो कुछ अ, मतलब जैसे मेरे फैमिली में ऐसा है कि बिजनेस वगैरह की फील्ड में गर्ल्स नहीं जा सकती। ठीक है। दे डोंट अलाउ गर्ल्स कि वो उस साइड पर जाएं, इकोनॉमिक्स की फील्ड में या बिजनेस की फील्ड में। अच्छा, हाँ। अगेन दिस इज नॉट अबाउट चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके केस में बात करूं तो अगर हम चिल्ड्रन पे बात कर रहे हैं तो फर्ज करो एक साफ सा सामने का स्टीरियोटिपिकल एक्शन ये होता है कि जब टॉयज लेने की बारी आती है तो बर्थडे पर या अमूमन लड़कियों को डॉल डॉल हाउस, इन हाउस चीजें ऐसे टॉयज मिलते हैं जो ज्यादा वो अंदर अंदर ही खेल सके। Whereas for boys, हम्म। bats, balls, footballs, cars, cycles ऐसी चीजें मिलती है ना। तो एक हम ये कह सकते हैं कि टॉयज इटसेल्फ इज अ टूल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अगर कोई लड़का लड़का छोटा लड़का 3 साल का 4 साल का लड़का कहता है मुझे नहीं पता, मैंने भी डॉल से खेलना है, मुझे भी डॉल ला के दें, तो उसे डिस्करेज किया जाएगा, है ना। या एक लड़की कहती है कि मुझे भी गन लेके दें, मैंने भी गाड़ियों के साथ खेलना है, बड़ी गाड़ियां ला के दें, तो शी वुड बी सेड कि नहीं बेटा तुम लड़की हो, लड़कियां डॉल से खेलती हैं, है ना। तो स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वहीं पर शुरू हो जाती है। आप इस रेफरेंस में सोचिए और मुझे बताएं कि आपके जहन में और ऐसे क्या बिहेवियर आते हैं, या बाकी ग्रुप वाले भी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, आप लोग बताएं कि क्या बिहेवियर्स हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आते हैं बच्चों के लेवल पर। सर कपड़ों के बारे में। शाबाश, कपड़ों के बारे में क्या? सर जिस तरह मतलब मेरे बचपन में तो ऐसे था कि पैंट शर्ट और ये सब चीजें जो है ये लड़कों के पहनने वाली है। यू कैन आइदर वेयर फ्रॉक्स और शलवार कमीज और समथिंग एंड वेयर लड़के कलर्स दैट आर रोते मोर नहीं। फेमिनिन। एग्जैक्टली। कलर्स भी एसोसिएट कर देते हैं कि पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज। एग्जैक्टली। तो अब ये देखिए, ये इंडिकेटर्स हैं जो मैं बात कर रहा था ना, कि जो जुनेर ने सवाल पूछा कि क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं। जैसे ही आप जेंडर स्टीरियोटाइप को लेने I'm जाएंगे, not sure I'm audible. सॉरी सॉरी क्या? Nothing, sir. Go on. Sorry, I couldn't hear you. कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. I could hear you now. Okay, so this is what I was talking about. Zunair asked how are they going to make those questions. I said please go ahead and follow your variable and see what is an indicator in that variable. What indicates that variable? As was the case in Aniba's research, she was looking at gender stereotyping, and we came up with 4 or 5 things right away on the top of our head. When she does the literature review, she'll come up with more. So, for example, the color choice, the toys choice, the clothes choice, ये सारी की सारी चीजों में they are differentiated right at the beginning ना। मतलब पिंक कलर इज एसोसिएटेड विद बीइंग अ फीमेल। अगर किसी लड़के, अच्छा फ्रॉक नहीं पहन सकते लड़के, अगर लड़कियों को, अब बच्चों को, छोटे बच्चों को वो पहना भी देंगे पैंट शर्ट, तो फ्रॉक लड़का नहीं पहनेगा, ये अभी भी रूल है ना। पहले था कि लड़कियां भी Yes, sir. पैंट शर्ट नहीं पहनेंगी, लेकिन चलो अब लड़कियों को पैंट शर्ट की इजाजत कहीं ना कहीं मिल गई है। तो बच्चों की बेबी शर्ट्स भी आ रही हैं, बेबी पैंट्स भी आ रही हैं, ट्राउजर्स भी आ रहे हैं लड़कियों के, बट लड़कों के बेबी फ्रॉक्स नहीं आ सकते, है ना। तो अब इस तरह के इश्यूज पर, इस तरह की बातों पर, ये आपके इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप हो रही है कि नहीं हो रही। all you got to do is go back to the literature, see, for example आपके केस में आपसे कहूंगा मैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप स्केल या जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर, उसका कोई ना कोई स्केल बना पड़ा होगा, इस पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होगा। तो गो हेड सी फ्यू स्केल्स, एक दो स्केल्स देख लें ऑनलाइन, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपसे आपने कैसे सवाल बनाने हैं। जुनेर समझ आई? सो यू हैव टू डू टू थिंग्स। वन, लुक एट योर वेरिएबल, फाइंड आउट द इंडिकेटर्स, आपके वेरिएबल को क्या चीज इंडिकेट कर रही है, एंड देन गो ऑनलाइन एंड सी के लिटरेचर रिव्यू में इससे पहले कोई आर्टिकल्स पढ़ो, कोई वैसे ऑनलाइन देखो कि आपके क्वेश्चनेयर किस तरह डिजाइन किया जा सकता है, पहले लोगों ने किस तरह का किया है। एक आध भी देख लोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मेरा सबमिशन ये थी कि ट्राई टू मेक इट अ लिकट स्केल, जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, इन्होंने एक WHO का रिसर्च ली थी, वहां की एग्जांपल है। प्लीज read each question, assess your feelings, and circle the number on the scale for each question that gives the best answer for you। ठीक है, आप फर्ज करो यहाँ पे, अगर मैं जेंडर स्टीरियोटाइप पे रहूं तो
चूंकि ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर बच्चों पे कैसे सेल्फ एस्टीम पर असरअंदाज होता है, तो हम ये कहेंगे कि डू यू प्रेफर बॉयज वेयरिंग पिंक? फॉर एग्जांपल पहला सवाल ये हो सकता है, डू यू प्रेफर टू टू ड्रेस योर बॉयज इन पिंक कलर? अब उसमें आएगा स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आपके पास उससे इंडिकेशन से आ जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट डिसएग्री, माइट डिसएग्री और माइट स्ट्रांगली डिसएग्री। बहुत कम लोग होंगे जो न्यूट्रल पे आएंगे, है ना? हेलो Yes, जुनेर, यस सर। आर यू yes, sir. हाँ जुनेर, आप फॉलो कर रहे हो लॉजिक क्या है? जुनैर सर कुछ चैट चैट बॉक्स में बॉक्स में लिखा है अपना क्वेश्चन, अच्छा अपना टॉपिक बेसिकली। आई थिंक उसको शायद उसके रिलेटेड आपसे हेल्प चाहिए। ओके सर, माय टॉपिक इज एजुकेशनल प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, इस केस में बेटा एजुकेशनल प्रेशर को थोड़ा सा मजीद बॉइल डाउन करो। व्हाट एजुकेशनल प्रेशर, किस किस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रेशर की बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट द ग्रेड्स देमसेल्व्स और यू टॉकिंग अबाउट द होल एजुकेशनल एक्सपीरियंस उसकी वजह से, या तुम वर्क लाइफ, हाँ ग्रेड्स ना, तो अब तुम अब इससे रिलेटेड सवाल बनाओगे कि ग्रेड्स कितने मैटर करते हैं इन योर, फॉर एग्जांपल आपके केस में सवाल हो सकता है कि हाउ डज अ पर्सन फील अबाउट ग्रेड्स एंड देन हाउ डज अ पर्सन फैमिली फील्स अबाउट ग्रेड्स। तो वहां पे प्रेशर नाम की चीज समझ आ जाएगी कि अगर पुअर ग्रेड आए तो आपको कैसा लगेगा, और अगर पुअर ग्रेड आए तो आपकी फैमिली को या पेरेंट्स को कैसा लगेगा। अगर आई डोंट नो इफ दिस वाज द फोकस ऑफ योर स्टडी, तो बनाना ऐसे ही है, मतलब जाहिर है मैं क्वेश्चन तो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन कि उससे कैसे आप जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। लुक, थिंक अबाउट योर वेरिएबल। अब देखो प्रेशर नाम की चीज, प्रेशर आ कहां से रहा है वो वो देख लो। फैमिली प्रेशर हो सकता है, अच्छा पीयर प्रेशर भी होता है, स्टूडेंट्स आपस में भी बात करते हैं, अच्छा उसका तो फलाना का तो ग्रेड ही इतना बुरा आया है, ब्ला ब्ला। सो यू नीड टू सी कि ये एजुकेशनल प्रेशर को कैसे आपने ऑपरेशनलाइज करना है, किस डोमेन में रख के करना है, और फिर जाहिर है वो जो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला सारा मामला है वो उसका इम्पैक्ट बताता जाएगा ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह कोई 5-10 क्वेश्चंस बनाओ, फिर उससे मैं ऑलरेडी टीथ आउट कर दूंगा। मतलब ये इसीलिए मैंने मॉक एक्सरसाइज कहा था, इसकी ग्रेडिंग नहीं होगी, ये मॉक एक्सरसाइज है। और इसके बाद जब मैं मॉक एक्सरसाइज से आपको अपनी रिव्यू भेज दूंगा, देन जो क्वेश्चन आप जमा कराएंगे वो चलो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो आपको समझ आ रही है बना के भेजें ताकि उससे हमें कुछ अंदाजा हो जाए। अच्छा जी, जी यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, अब अगला था, हमने आज जहां से बात शुरू करनी थी क्रोनबॉक्स अल्फा। अच्छा, हमने शुरू में बात की थी रिलायबिलिटी की और वैलिडिटी की, मैंने कहा था ये बार बार आएंगे, तो नाउ इज द टाइम जब ये बार बार आ गए हैं। तो अच्छा, वैलिडिटी ये था कि वो क्वेश्चन कितना उस कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं, और रिलायबिलिटी ये था कि हाउ रिलायबल योर टूल इज, हाउ इफेक्टिवली यू कैन टॉक अबाउट कि कितना ज्यादा ये रेप्लीकेबल है आपकी स्टडी। उसके लिए हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है क्रोनबॉक्स अल्फा। ये एक वैल्यू है जो जैसे ही आप अपना रिसर्च क्वेश्चनियर बना लेते हैं, उससे जो पायलट टेस्ट करते हैं हम, उसकी वैल्यूज जो बंदों ने रिस्पॉन्स किए होते हैं हम वो डालते हैं, और ये एक स्टेटिस्टिकल फार्मूला है जो कैलकुलेट करता है योर रिलायबिलिटी, इंटरनल रिलायबिलिटी, कि आपका क्वेश्चन कितना रिलायबल है। अब इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कंप्यूटेशनल साइंस है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द निटी ग्रिटीज। ये वही बात है कि फेसबुक के पेज पे आप लाइक का बटन तो दबाते हैं या अनलाइक का बटन तो दबाते हैं, बट यू डोंट नो कि उसके पीछे एल्गोरिदम्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, लाइक के बटन से क्या जनरेट हो रहा है, ब्ला ब्ला। सो ऑल यू नीड टू नो कि वो वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करना है। ये वैल्यू हमेशा 1 और 0 के दरमियान होती है। अगर ये 0.2 है वैल्यू, फर्ज करो 0.2, इसका मतलब है ये बहुत कम और नो इंटरनल वैलिडिटी है और इंटरनल रिलायबिलिटी है। अगर ये वैल्यू 0.95 है तो इसका मतलब है इट्स अ वेरी रिलायबल स्केल। स्टैट्स की दुनिया का हाल ये है कि अक्सर कोएफिशिएंट्स 0 और 1 के दरमियान आते हैं, क्योंकि ये जाहिर है स्टैट्स हम बहुत कम इस कोर्स में करेंगे, स्टैट्स इस कोर्स का मैंडेट नहीं है, बट फिर भी जाते जाते बता देता हूँ कि जैसे ही हम चीजों को ट्रांसलेट करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को, तो इनटू इनटू सर्वेज, इनटू डाटा, तो वहां पर स्टैट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। दो चीजें क्वेश्चनियर को याद रखते हुए बहुत जरूरी होती हैं। अभी आप फाइनल रिसर्च नहीं कर रहे,
अभी आप सिर्फ क्वेश्चन डिजाइन करें, उस पे भी 2 स्टैट्स की वैल्यू लगती है। एक का नाम है क्रोनबाख अल्फा, एक का नाम है फैक्टर एनालिसिस। तो क्रोनबाख अल्फा याद रखो कि उसकी रिलायबिलिटी को, हाउ रिलायबल दैट स्केल इज, हाउ रेप्लिकेबल दैट स्केल इज, उसको चेक करने के लिए एक वैल्यू हमें जनरेट करके एसपीएसएस खुद ही दे देते हैं। वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएगी, और अमूमन कहा जाता है जितनी वो 1 से क्लोजर होगी उतना रिलायबल आपका स्केल होगा। कट ऑफ पॉइंट हम रखते हैं 0.8, पॉइंट यानी 0.8, 0.7 या 0.6 वाले भी एक्सेप्टेबल रेंज में आते हैं, लेकिन इससे नीचे वैल्यू आ जाए, फर्ज करो 0.5 आ रही है, 0.4 आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा स्केल ठीक नहीं बना। वी नीड टू रीथिंक कि हमने कहाँ पर क्या गलती की है। वो आइटम वाइज बता देता है कि इस आइटम के सामने ये नंबर है, इस आइटम के सामने ये नंबर है। सो द आइटम्स विद वीकर नंबर end up being excluded, and then we make new items. ठीक है, तो क्रोनबाख अल्फा, बस इतनी बात याद रखो, इट्स अ वैल्यू दैट यू नीड टू लुक फॉर। इसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होता है जो एसपीएसएस में लगाया जाता है, जैसे ही आप अपना क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं। एंड इट हैज टू कम क्लोजर टू 1, 0.8 कम से कम होनी चाहिए, 0.7 होनी चाहिए, दैट मीन्स दैट योर स्केल इज वेरी रिलायबल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी स्टैट्स लगती है अपने ही स्केल की, आप कह लीजिए कि उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, वो होता है, उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो सिंगल कॉन्सेप्ट जिसका कोई एक बना हो, एक देयर इज नो सिंगल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट दैट हैज ओनली दैट इज यूनी डायमेंशनल और यूनी कॉन्सेप्चुअल। तो जब हम रिसर्च की जुबान में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट। एक मिनट दें मुझे। जी, आवाज आ रही है अब? जी सर। ओके, तो दूसरी चीज होती है फैक्टर एनालिसिस। किसी को कुछ पता है फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? किसी ने कभी ये लफ्ज सुना है? हेलो? नो सर। अच्छा, नो नो सर। सुना है लेकिन याद नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। मैं आयशा सर आयशा मैं आयशा की केस की एग्जांपल लेता हूँ। इसने रोमांटिक लव पे कुछ किया था ना आयशा? आप रोमांटिक लव को देख रहे थे, याद है? जी सर। सर मुझे मुझे आपको तो याद होगा, मैं अपने आप को बाकियों को याद करवा रहा था। अच्छा, तो अब जरा बताओ, हमने रोमांटिक लव की दफा क्या एक्सरसाइज की थी? आपके केस में हमने रोमांटिक लव को कैसे पकड़ा था? सर उसमें ये था कि मतलब मीडिया का देखा था कि जो मतलब डिजीज जो है, हम लोगों की जो परसेप्शन है लव की वो कहाँ से आई है, और ज़्यादातर वो मीडिया से ही आई हुई है। तो हमने ये वेरिएबल पकड़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा मीडिया। तो हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया। कंट्रोल ग्रुप बन नहीं सकता था उसमें है, लेकिन वो यूजेज पे था कि ज़्यादा जो यूज़ करते हैं और मॉडरेट, और फिर बिल्कुल जो कम यूज़ होता है। सर 10 ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मैं आपसे पूछता हूँ कि रोमांटिक लव को क्या चीजें इंडिकेट कर सकते हैं? फर्ज करें कुछ बिहेवियर्स बताएं या कुछ जनरल बातें रोमांटिक लव के बारे में, क्या चीजें जिसको हम कहेंगे ये रोमांटिक लव है? सर उसमें ये सर जो उस मेरी परसेप्शन बताऊं या फिर जो जो मैंने पढ़ा है वो वाली बताऊं? दोनों बताए थे। तो जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये है कि हम लोग यूजुअली ये देख रहे होते हैं कि वो बंदा मतलब पहले हम लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा हो, फिर हम उसकी तरफ एक मतलब जाते हैं, फिर इसके बाद ये भी हो कि वो मतलब हमारा सपोर्ट हो, फाइनेंशियली भी हो, इमोशनल सपोर्ट भी हो, और मतलब कि ना
और केयर वगैरह की चीज़ हो कि आपका मतलब कर रहा हो सारा कुछ। और फिर जो मेरी परसेप्शन है, जो मतलब जो मैंने ऑब्जर्व भी किया, उसमें यही हो रहा होता है कि मतलब वो उसमें ज़्यादा ये होता है कि आप बस केयर कर रहे हो एक दूसरे की, और और जो लोग कह रहे होते हैं कि हमें एक दूसरे का काम करना अच्छा लगता है और सारी चीज़ें ठीक है, होती हैं। परफेक्ट। अब ये जो आपने बातें की है ना, ये रोमांटिक लव के फैक्टर्स कहलाएंगे। फर्ज करो फैक्टर नंबर 1 म्यूचुअल लाइकिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन, फैक्टर नंबर 2 केयर, फैक्टर नंबर 3 जस्ट रैंडमली डूइंग सम जेस्चर, फूल ले जाना घर जाते हुए, या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो या उस वक्त भी फूल ले जाना इन देयर मीटिंग्स। फैक्टर नंबर 4 फर्ज कर लो रोमांटिक लव का ये हो सकता है कि डिसएग्रीइंग बट नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, ब्ला ब्ला। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे ख्याल में ये 6 फैक्टर्स हैं जो रोमांटिक लव के फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, मैं फैक्टर नंबर 6 डाल देता हूं कि फर्ज कर लो मनी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर पार्टनर। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स दे दिए मैंने। अब जैसे ही मैंने ये 6 फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद मेरे पास वो जो 20 क्वेश्चंस है ना, उसमें से हर फैक्टर के 4-4 क्वेश्चंस आते जाएंगे। फर्स्ट करो 5 फैक्टर्स हैं। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। जहां पर आपको लगे मैं जी सर। हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो concept is कि romantic love is a variable that we are going to study, and ये कौन है भाई? अच्छा, रोमांटिक लव इज दैट थिंग, उसके मैंने 5 फैक्टर्स बनाए। पहला केयर, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा रिस्पेक्ट, फोर्थ मनी, फिफ्थ रैंडम जेस्चर्स, रोमांटिक जेस्चर। ठीक है, मेरे ख्याल में ये 5 फैक्टर्स रोमांटिक लव को डिफाइन करेंगे। अब मैंने हर फैक्टर के लिए 4 क्वेश्चंस बना लिए, तो 4 into 5 टोटल 20 क्वेश्चंस मेरे पास बन गए। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने इस पर क्रोनबाच अल्फा का टेस्ट लगाना है और अपनी रिलायबिलिटी देखनी है। ठीक है, मैं एसपीएसएस को ये दूंगा डाटा, मैं कहूंगा भाईजान मेरे पास आ गया है डाटा, फर्ज करो 50 लोगों का। ओहो, ये कहाँ चला गया? हाँ, 50 लोगों का डाटा आ गया है, तो मुझे वैल्यू बताओ कि मेरी वैल्यू आ जाती है क्रोनबाच अल्फा की 0.75। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरी वैल्यू बहुत अच्छी आ गई। इसका मतलब है कि मेरा ये स्केल रिलायबल है, इंटरनली रिलायबल। अगला टेस्ट में लगाऊंगा, उसको मैं फैक्टर एनालिसिस। मैं एसपीएसएस से कहूंगा कि भाईजान जरा मुझे अपनी कंप्यूटेशनल स्किल से पता करके बताएं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एग्जैक्टली आता है अंडर टुगेदर। एसपीएसएस ये करेगा कि उन 20 के 20 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन, 20 के 20 पार्टिसिपेंट्स के 50 क्वेश्चंस के 50 पार्टिसिपेंट के डाटे को आपस में कोलेट करेगा, और जिस सवाल को मैं समझ रहा था कि शायद वो केयर के अंदर आता है, एसपीएसएस उठाएगा और उसको बंडल टुगेदर कर देगा विद अनदर फैक्टर। एसपीएसएस मुझे फाइनली ये देगा लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट एसपीएसएस थिंक्स are the most important factors that determine romantic love। तो उसमें भी वैल्यूज आती हैं। अब जाहिर है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, इट्स अ 201 कोर्स, बट इसमें भी 0 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है। 0.6 से ऑनवर्ड जितने की वैल्यूज आती जाती हैं, असल में ये करता है कि उन क्वेश्चंस को टुगेदर इकट्ठा करता जाता है। तो फर्ज करो एसपीएसएस कहता है कि 4 फैक्टर्स तो तुम्हारे समझ आते हैं मुझे कि ये आपस में दे आर कोरिलेटेड, ये इनकी इंटरनल कोरिलेशन समझ आती है, लेकिन फिफ्थ फैक्टर की कोरिलेशन बाकी सबके साथ नहीं जा रही, दैट इज हैंगिंग समवेयर एल्स, मनी। तो मैं ये कहता हूं कि फैक्टर एनालिसिस के मुताबिक 5 में से ये 4 फैक्टर मेरे रिलायबिलिटी के हिसाब से रिलायबल फैक्टर हैं, वैलिड फैक्टर हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज 0.6 से ऊपर आ गई। ठीक है, समझ आई? जी सर। सर एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे। जी। मुझे ये बताइए कि आप एसपीएसएस रन करना सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर? नहीं, एसपीएसएस रन करने की साइड पे चले गए तो हमारा तो आधा सेमेस्टर उसी पे लग जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक ठीक है। कोर्स है 203 जो शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफर अच्छा, करेगा, जो सिर्फ चल चल है कि जो लोग 201 जी, करके आए उनको बेसिक आइडिया हो जाए, फिर वो 203 पढ़े ताकि उनको प्रॉपर एसपीएसएस आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन ठीक क्योंकि है, अभी इसकी ठीक है जरूरत सर। I had to explain a bit, एसपीएसएस वुड बी टू मच इस कोर्स के लिए। ठीक मेरे है, ऑब्जेक्टिव ठीक है सर, हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लें इसमें इस ठीक है, सेमेस्टर में,
ये जो नीटी ग्रिटी है ठीक है, इसमें आप आगे जाके जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी सर आप पहले वाली असाइनमेंट्स पे थोड़ा वो उनको रिव्यू कर लेते हैं या मार्क्स वगैरह बता देते हैं ताकि आगे फर्दर कोई गलती ना करें। या साशा, बात ये है कि उसमें कोई जाहिर है गलती वाला मामला ही नहीं है। आपने क्वेश्चनर्स मतलब क्या उसका वेरिएबल्स बनाए उसका, लेकिन चलो अगर ग्रेडिंग वाइज पूछे तो मैं कर देता हूँ। मैं छोटी कोशिश करूंगा कि बिफोर द विड्रॉल डेट ना, विड्रॉल डेट है कोई 7-8 दिसंबर शायद, 7-8 जनवरी। तो जैसे ही आप लोग वापस आते हो छुट्टियों से, तो अभी तक जिन जिनका जो जो मामला बने हैं, मेरा ख्याल है वो आपके सबके लिए अच्छा यही होगा कि उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बहुत कोई 19 मतलब सी ग्रेड वाला मामला होंगे। वो सब अभी के हिसाब से वो ए माइनस बी प्लस के अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे आप सब लोग, क्योंकि वो असाइनमेंट्स ऐसी है नहीं जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन वाली असाइनमेंट जरूर होगी जिसमें जाहिर नजर आएगा कि साइंस न्यू हाँ जी सर, हर ओके सर, असाइनमेंट जो हमने किए है और नेक्स्ट क्लास में हमने हर न्यू चीज सीख ली थी, तो हमने लास्ट असाइनमेंट फिर दोबारा से सही की थी। वो तो हमने आपको मेल से सेंड की थी, मतलब मोडल पे तो अपलोडेड नहीं है वो सही वाली। हाँ तो सर आप मॉडल के हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे? नहीं बेटा, मैं दोनों के हिसाब से ग्रेडिंग करूंगा। मैं ना सिर्फ मॉडल को नहीं देखूंगा। जाहिर है जो चीजें मुझे मॉडल में फौरन मिल जाएंगी वो मॉडल में नजर आ जाएंगी, जो चीजें नहीं नजर आएंगी, फर्ज करो आपकी असाइनमेंट मुझे मॉडल में नहीं नजर आएगी, तो मैं आपका ईमेल देख लूंगा कि आया आपने ईमेल भी किया कि नहीं। तो ऑल आई नीड इज अ रिकॉर्ड कि आपने कोई असाइनमेंट सर करवा दी है। सर वो मॉडल पे भी अपलोड है, और मतलब ईमेल पे फिर सही करके दोबारा से जो चीजें समझ आई थी वो दोबारा ईमेल पे भेजी थी। ठीक हो गया। मसले की बात क्या है, परेशानी कहाँ है वो बताओ। सर मूडल पर लेट अपलोड किए हैं। तो कोई बात नहीं, और बताओ। सर लेकिन सही वाली हमने टाइम से पहले अपलोड कर दी थी, लेकिन बाद में जब आपने कहा ना टॉपिक को चेंज करो थोड़ा, जी तो वो चेंज करने के बाद वो सर लेट हो गई। ठीक हो गया फिर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। उसके मार्क्स ना कटेंगे। ओ खुदा के, क्लास से ग्रेड पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये जुनेर बिल्कुल सही रिसर्च कर रहा है। ग्रेड कॉन्शियस अवाम पहले कंटेंट की को समझें। ग्रेड इज समथिंग, फिक्र नहीं करें, ग्रेड इज किसी का उसकी वजह से नहीं कटेगा कि आप जी जी एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने पूछना था सर, ये वैसे ही छोटी छोटी असाइनमेंट है, इस पे तो ग्रेड डिपेंड भी नहीं करना चाहिए हाँ, लेकिन बेटा ये सर। मेन चीज तो सर कैन आई आस्क एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? तो ये ग्रेड अच्छी बात है सर, सबको ए मिलना चाहिए। सबको ये मिलना चाहिए। Oh my god, am I audible? यू आर मिनाहिल, गो अहेड। Thank you. Sir, I have a question. So I divided my independent variables into two categories: external independent variables and internal independent variables. Those that affected the DV, the person, right? Externally, and internal factors that have an effect on the feelings of shame and guilt experienced by a person. आप बेटा ये कहेंगे कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं होते। आप ये कहेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके दो फैसेट्स हैं, या देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक जो इंटरनल एलिमेंट्स को मेजर कर रहा है और एक जो एक्सटर्नल को कर रहा है। ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो लेवल्स भी बन सकते हैं बाय द वे। इट डिपेंड्स कि These आप three levels हैं, like I've divided them. हाँ फिर ठीक है, वो लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल। दैट मेक्स सेंस। Sir, how would I find a correlation between the variables? How would I find anything significant if I compare the internal and external variables? What test would I use? हाँ वो उस तक आने तो दो। वो कहते हैं ना, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। तो थोड़ा आगे जाने दो, एक आध हफ्ते तक हम जब वहां तक आ जाएंगे, टेस्ट तक डाटा एनालिसिस में आएंगे, तो तब बताना, तब आपको बताऊंगा कौन सा टेस्ट लगाना है। Okay, and sir, one more question. पहले प्रोसेस When are we supposed to? हाँ Sir, बोलो। when are we supposed to submit our introduction and literature review and methodology? आई गेस वो असाइनमेंट में दूंगा आप लोगों को जब आप ब्रेक पे जाओगे। सो प्रोबेबली पहले दो चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन प्लस लिटरेचर रिव्यू छुट्टियां होंगी, तो जाहिर है उसका हम नाजायज फायदा उठाएंगे कि आपको काम दे देंगे। तो आप लोग ये दो चैप्टर लिख के छुट्टियों के बाद वापस लेके आओगे। सो प्रोबेबली ये जो आ रही है विंटर वेकेशन, इसमें हम आपसे दो चैप्टर मांगेंगे, एक इंट्रोडक्शन का और लिटरेचर रिव्यू का।
सर जिन बेचारों को क्रिसमस हो वो क्या? वो खुशियां मनाए, क्रिसमस में हमें भी याद रखें, हमें भी मैरी क्रिसमस कहें, हम उनको वापस मैरी क्रिसमस कहेंगे, उसके बाद वो काम करें। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। जी आशा। मुझे ये बताइए कि अभी यू हैवंट लेड आउट एनी, मतलब उधर असाइनमेंट आपने मूडल पे अपलोड नहीं की है, क्वेश्चन है वाली जो आप अगले दिन डिस्कस कर रहे थे, अब उसकी कोई डेडलाइन आप बता रहे हैं कि मतलब क्वेश्चंस एक तो बता दें कि कितने 10, 20 और प्लस आपको ईमेल करनी है या आप मूडल पे ही बनाएंगे वो? हाँ देखो, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, जो लिंक मैं अभी बना रहा हूँ, जिस एक्सरसाइज में मैं अभी आपको डाल रहा हूँ, ये ग्रेडेड नहीं है, ये नॉन ग्रेडेड है, इट्स अ स्पेसिमेन एक्सरसाइज। तो इसको अगर आप राइट मेल कर दो तो दैट्स गुड इनफ। लेकिन बट क्योंकि ठीक मैं है चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया मिले कि आप लोग क्या किस तरह क्वेश्चंस बनाते हैं। वंस आई रिव्यू दोस ठीक है क्वेश्चंस, आई सर गिव यू फीडबैक। उसके बाद जो आप ठीक सबमिट करवाओगे वो फाइनल क्वेश्चनेयर होगा। उसके लिए लेट्स से आज से राइट हम हफ्ते बाद की डेट रख लेते हैं। ये तो मैंने कहा था कि फ्राइडे ठीक है तक सर, मुझे ये बता दीजिए कि क्वेश्चंस आपने कितने बताए हैं? आई थिंक आई मिस्ड अप ऑन दैट इफ यू हैव टोल्ड फाइनल ऑलरेडी। के लिए 20 ऑलराइट ओके इसके लिए मॉक ठीक, एक्सरसाइज के लिए थैंक यू 5 to 10 क्वेश्चंस मॉक एक्सरसाइज के, ठीक फाइनल के लिए 20। ठीक है सर ठीक है, ऑलराइट थैंक यू। ओके। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? अच्छा जी, और सवाल किसी का कोई? परफेक्ट। अच्छा मानूर, वो अटेंडेंस ले लेना भाई, वो स्क्रीनशॉट्स लेना। मानूर आई है आज? आवाज नहीं आई उसकी, मेरे ख्याल मानूर नहीं आई। ओके, कैन समवन एल्स प्लीज डू दैट कि सर आप? मैं ले लूं? हाँ सर आप आई डू इट। प्लीज डू इट। मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल, या आप चाहे ग्रुप में कर दीजिएगा कि ये आज की क्लास की अटेंडेंस है। अच्छा अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कम बोलते हैं या ऑलमोस्ट कभी नहीं बोले। ये मायदा कहाँ है? मायदा, जी सर। बेटा सारी समझ आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा? सर आ रही है समझ बिल्कुल। आप सवाल नहीं ना पूछती तो मैंने कहा पूछ लूं। जी सर बिल्कुल। सेम इज विद लिसा एंड देयर इज अनदर गर्ल निम्रा। आप लोगों को समझ आ रही है भाई? यस सर आ रही है। चलो यस सर। फिर घबराने की कोई बात नहीं, यानी समझ आ रही है ये जरूरी। अच्छा जी उसामा सर जी बेटा। Yes, sir. I am clear, sir. यू आर गुड। सर आप फैक्टर एनालिसिस थोड़ा दोबारा से बता दें, मुझे सही से समझ नहीं आया। क्या दोबारा बताने? फैक्टर एनालिसिस। हाँ, फैक्टर एनालिसिस। देखो बेटा, तुम्हारे केस में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज योर वेरिएबल और तुम उसका रिलेशनशिप देख रही हो सेल्फ एस्टीम के साथ। हम ये कहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप में फर्ज करो 3 फैक्टर्स हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को मेजर करने में हमारे काम आ सकते हैं। पहला चॉइस ऑफ कलर, दूसरा चॉइस ऑफ टॉयज, तीसरा चॉइस ऑफ आई डोंट नो, तीसरा क्या हो सकता है? हाँ, हॉबीज। फिर कपड़े। हाँ कपड़े। कपड़े। तो ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे ख्याल में, जो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाओगे। फिर हर एक से रिलेटेड फर्ज करो 3 क्वेश्चंस भी बना लो तो आपके 9 क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट? जी। ये तीनों को जैसे ही हम इन पे आने वाला डाटा एसपीएसएस पे डालेंगे तो फिर एसपीएसएस से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि तीनों वैलिड फैक्टर्स हैं भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के कि नहीं। ये है जो टेस्ट रन होता है, उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस, जो हमें ये बताता है whether these are the valid factors or indicators of that variable that we are measuring. अब समझ आई? ओके। तो इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। एसपीएसएस करता ही है कि हमें बता देता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू इतनी थोड़ी आई है कि आई माइट हैव टू ड्रॉप क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्रिएट अनदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि बिल्कुल मजे का क्वेश्चन नहीं है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी जो वैल्यू आएगी वो जो 0 और 1 के दरमियान आ रही है ना, उसकी वैल्यू के हिसाब से हम डिसाइड करते जाते होते हैं। अब चूंकि मसला ये है कि अभी हम फॉरेन फैक्टर एनालिसिस कर नहीं रहे, बट सिंस इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने जब भी बाद में जाके कभी रिसर्चेस करनी है, क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू को इंटरप्रेट करके दिखाओ और फैक्टर एनालिसिस की वैल्यूज को इंटरप्रेट करके दिखाओ। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि ये दो चीजें होती क्या है। ये सिंपल रिसर्च टूल्स होते हैं आपके क्वेश्चनियर की वैलिडिटी को चेक करने के लिए।
माइंड दैट कि इनका ताल्लुक आपके डाटा से नहीं है। जितनी स्टैट्स रन होती है इसके बाद वो आपके डाटा पे होती है ना, कि डाटा कलेक्ट हो गया है, आपने एसपीएसएस में डाल दिया है, अब आप उसके बेस पर उस पर टेस्ट रन करते जा रहे हैं, रिसर्च में कोरिलेशन देख रहे हैं या उसमें टेस्ट लगा रहे हैं, ब्ला ब्ला। ये उससे पहले की स्टेज है जहां हम अपने क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी और इंटरनल रिलायबिलिटी को देखते हैं। इंटरनल रिलायबिलिटी को देखने के लिए हमारे पास कोरबाख अल्फा है और वैलिडिटी को देखने के लिए हमारे पास फैक्टर एनालिसिस है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे क्वेश्चंस कितने वैलिड हैं। बस बेसिक आइडिया ये था जो इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी था। ठीक हो गया सर? इंडिकेटर्स और फैक्टर्स ये दोनों सेम ही हैं? आई एम सॉरी, जिनकी बेस पे हम बताना है। क्या बताना है? सर मैं पूछती हूँ कि इंडिकेटर्स, आपने लास्ट क्लास में बताया था इंडिकेटर्स का, वो और फैक्टर एनालिसिस के लिए जो फैक्टर्स आप बोल रहे हैं वो दोनों एक ही चीज हैं? That's a very good question. In a common language, in a layman's language, yes, but in a research language, no. Indicators are those big concepts जिसकी बेस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को, चलो उन क्वेश्चंस को हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, बट ठीक है, अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स एंड फैक्टर्स आर द सेम थिंग। मेरे ख्याल में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के 5 इंडिकेटर्स हैं, उन 5 इंडिकेटर्स को मैं 5 फैक्टर्स कह लेता हूँ और हर फैक्टर को फर्ज करो उसके लिहाज से मैं 4 क्वेश्चंस बनाता जाता हूँ, तो आई एक्सेप्ट इट, बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए ये दोनों का आप सेम कह सकते हैं, लेकिन रिसर्च जो है उसकी दुनिया में ये 2 डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, हम अभी इसको सेम कह सकते हैं। ठीक है सर। जी, कोई और सवाल इससे पहले कि ये, अच्छा मेरा ख्याल है बस आज की मुझे दोबारा लॉग इन करने की जरूरत तो नहीं है, क्लास का टाइम हो गया और बेसिकली ये हिस्सा भी कवर हो गया। ये आप देख लेना यार, ये तस्वीरें अच्छी होती हैं कभी कभी, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें कर दी हैं ना कि कैसे ये रिसर्च प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है आपने कैसे कंडक्ट करना है। एक बड़ा थॉरो ये किस्म का तस्वीर है, इसको देख लेना अच्छी तरह। इसके बाद आगे आ जाता है डाटा एनालिसिस, जो अच्छा ये सर्वे की मैंने कुछ टाइप्स बताई थी ना, स्ट्रक्चर्ड है या सेल्फ कंप्लीशन है। सेल्फ कंप्लीशन हुआ है जो आपको दे दिया जाता है, फिल करो। स्ट्रक्चर्ड हुआ है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं दूसरे बंदे का, उसमें फिर या तो फेस टू फेस है या टेलीफोन है। और ये जो पेपर प्लस पेंसिल है, जो जी मैट जीआरई टेस्ट होते हैं वो इसमें आएंगे। स्ट्रक्चर्ड टेस्ट जो आपका जीआरई टेस्ट होता है वो पेपर प्लस पेंसिल है या कंप्यूटर बेस्ड है। फिर जो इधर है वो इंटरनेट में या वेब है या ईमेल है। तो ये छोटी सी एक क्लासिफिकेशन है। आगे आ गया डाटा एनालिसिस। लो जी, मुबारक हो मिनाहिल तुम्हें, ये और फौरन ही आ गए। तो फिर अब ठीक है, अगली क्लास में